अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एमडी कैट 2023 में अपीयर होने वाले हैं। और आज के लेक्चर से हम एक फ़िज़िक्स के हवाले से एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो इम्पॉर्टेंट और कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं उनकी एक क्विक सी रिवीजन करेंगे और उनमें जो है इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उस सिलसिले में आज हमारा पहला लेक्चर है और वो रेस्ट एंड मोशन के हवाले से है, जो कि आपके पीएमसी के सिलेबस का फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में सबसे पहला चैप्टर है। ये चैप्टर जो है ओवरऑल फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फ़िज़िक्स का बेस है और इसमें आपके साथ तमाम बेसिक और जनरल लॉज़ हैं और तमाम ऐसे कंसेप्ट्स इस चैप्टर में इन्वॉल्व है जो आगे थ्रू आउट आपको जो है हेल्प कर सकते हैं अगर वो आपको क्लियर हों, और अगर वो आपको क्लियर नहीं हो तो थ्रू आउट फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फ़िज़िक्स में आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे इस चैप्टर में इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ग्राफिकल एनालिसिस है, और ग्राफिकल एनालिसिस एक ऐसा टूल है जो थ्रू आउट फ़र्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स में यूज़ होता है और उसके कंसेप्ट्स जो हैं वो इस चैप्टर में हम डिलीवर करते हैं। तो ये चैप्टर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट्स के लिहाज से और एमडी कैट 2023 के लिहाज से। इस चैप्टर के कंसेप्ट्स को समझना और उसे प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करने का आगाज़ करते हैं और एमसीक्यू नंबर 1 आपके साथ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव फॉर अ मूविंग बॉडी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी चूँकि डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है और उसी डायरेक्शन डिपेंडेंसी को कभी कभार हम साइन से भी शो करते हैं। मतलब कभी कभार हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं और कभी कभार हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट होती हैं और मैग्नीट्यूड्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो हमेशा जो है फिर याद रखें कि डिस्टेंस जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब एमसीक्यू नंबर 1 में आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो अल्फ़ा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात और भी याद रखें कि डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है कि ये किसी मूविंग बॉडी के लिए कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। आप किसी मूविंग बॉडी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उसका आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसी मूविंग बॉडी की हो सकता है कि ज़ीरो हो और ये भी हो सकता है कि वो नॉन ज़ीरो हो। मतलब किसी मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है ज़ीरो भी हो सकता है और नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो उस वक्त हो सकता है जब क्लोज़ लूप कंप्लीट हो जाए और नॉन ज़ीरो उस वक्त होता है जब क्लोज़ लूप कंप्लीट नहीं होता। मतलब मिसाल के तौर पे एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई और वापस इसी पॉइंट पे आ गई, तो इसका डिस्टेंस जो होगा वो आपके साथ ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके साथ ऐसी एक सिचुएशन है कि एक बॉडी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई और लेट सपोज़ यहाँ तक पहुँच गई, तो फिर आपके साथ पॉइंट ए से लेकर बी तक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होगी वो फिर ज़ीरो नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर स्पीड। सिंपल क्वेश्चन है। स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चंस में हमेशा कोशिश करें कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करने की गलती मत करें और सिंपल क्वेश्चंस में हमेशा हर ऑप्शन को थॉरली देखा करें और हमेशा एक ऑप्शन के करेक्ट होने से पहले बाकी ऑप्शंस को मुकम्मल तौर पे चेक कर लें कि क्या वो वाकई गलत हैं, तो फिर उस एक ऑप्शन की तरफ जाएं। तो सिंपल क्वेश्चंस में कभी भी आप जज्बाती और जल्दबाजी मत किया करें और हमेशा तमाम ऑप्शंस को चेक किया करें।
स्टूडेंट्स इनमें अगर आप तमाम ऑप्शंस को चेक करेंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके साथ इसमें ऑप्शन अल्फ़ा जो है वो करेक्ट है। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ स्टूडेंट्स के अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स 25 किलोमीटर्स ईस्ट एंड देन टर्न्स अराउंड and travels 10 kilometers west. What is the displacement of the cyclist? Students question ये है कि एक बॉडी एक साइक्लिस्ट 25 किलोमीटर्स जो है वो ईस्ट की तरफ गया, 25 किलोमीटर्स, और उसकी डायरेक्शन थी ईस्ट की तरफ। और फिर उस साइक्लिस्ट ने क्या किया कि वो वहाँ से टर्न हुआ और फिर 10 किलोमीटर वो किस तरफ आया, 10 किलोमीटर वो वेस्ट की तरफ आया। तो आपसे फ़ाइनल डिस्प्लेसमेंट का पूछा है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट का पूछा है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्ट एंड इन। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको पोजीशन नज़र आ रही है ये स्टार्ट है और ये जो पोजीशन है ये एंड है। तो स्टार्ट से एंड की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो आपके साथ यहाँ तक होगी। तो इस डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन से आएगा और इस डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो बड़े वेक्टर की तरफ होगी और बड़ा वेक्टर इसमें से ईस्ट है। तो आपने मैग्नीट्यूड के लिए स्टूडेंट्स 25 से 10 को माइनस करना है और डायरेक्शन के लिए आपने बड़े वेक्टर की डायरेक्शन लगानी है। तो 25 माइनस 10 से 15 आता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ स्टूडेंट्स क्या हुआ, वो चार्ली हुआ। यहाँ पर मेनली स्टूडेंट्स जो हैं वो मैग्नीट्यूड में तो गलती नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है स्टूडेंट्स यहाँ पर डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने में गलती कर लें। तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि जब आपके साथ वेक्टर्स जो होते हैं वेक्टर्स और वेक्टर्स की डायरेक्शन आपके साथ ऑपोजिट होती है तो उस वक्त वेक्टर एडिशन का जो शॉर्टकट है वो आपसे ये कहता है कि उस वक्त आपने वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन डायरेक्शन आपने उस वेक्टर की लगानी है जो बड़ा वेक्टर है। ये बात आपने ये शॉर्टकट याद रखना है कि अपोजिट वेक्टर्स के लिए वेक्टर एडिशन का शॉर्टकट क्या है कि सब्ट्रैक्ट द वेक्टर्स एंड पुट द डायरेक्शन ऑफ द बिगर वेक्टर। ठीक है। तो अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर फॉर 4 आवर्स एंड देन एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन? स्टूडेंट्स एक जो है आपके साथ ट्रेन है और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो पहले 4 आवर्स थे, मतलब पहले जो 4 आवर्स थे उसमें स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर्स, और फिर उस 4 आवर्स के बाद नेक्स्ट जो 2 आवर्स थी, नेक्स्ट जो आपके साथ क्या थी 2 आवर्स, उसमें स्पीड कितनी थी, उसमें स्पीड 80 किलोमीटर थी और आपसे टोटल डिस्टेंस का पूछा है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकली आप ट्रीट करने की कोशिश करें। 4 आवर्स में स्पीड जो थी वो 50 थी, मतलब आपके साथ मतलब पहले आवर में भी 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरे आवर में भी 50 किलोमीटर पर आवर, तीसरे में भी 50 किलोमीटर पर आवर और चौथे में भी 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब इस पहले 4 आवर्स में जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है वो आपके साथ कितना हुआ है, वो 200 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर हुआ है और बाकी 2 आवर्स में जो स्पीड थी वो 80 थी। तो 80 इंटू 2 से आपके साथ बाकी 2 आवर्स में 160 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो गया और 200 प्लस 160 किलोमीटर से आपके साथ टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या आ जाता है, वो 360 किलोमीटर्स आ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ इस MCQ में 360 किलोमीटर्स है। वैसे तो हमने इस क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन को फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करते तो आपको पता है डिस्टेंस का फार्मूला है स्पीड इनटू टाइम। तो स्टूडेंट्स आपको हर एक सेक्शन में स्पीड भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके
दोनों सेक्शंस के लिए डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर आप दोनों को जो है वो आपस में ऐड कर लें, तो उससे भी आपका 360 आंसर पॉसिबल है। अ रॉकेट इज़ लॉन्च्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड इफ़ इट रीचेज velocity of 1000 meters per second. How much time did it take to reach that velocity? तो स्टूडेंट्स आपके साथ यहाँ पे जो है गिवन डेटा को देखें तो आप एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और यहाँ से टाइम का पूछा है आपसे, तो वो आपके साथ हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, चेंज इन वेलोसिटी अगर आप देखें तो एक रॉकेट जो है वो किस वेलोसिटी तक पहुंचता है, 1000 मीटर्स पर सेकंड तक, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई है, 1000 मीटर्स पर सेकंड, और एक्सेलरेशन कितना है वो आपके साथ 20 है। तो इसको 0 को 0 के साथ कैंसिल, और 100/2 से 50 आता है, तो आपका जो टाइम होगा वो आपके साथ 50 सेकेंड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल। स्टूडेंट्स, आपके साथ जो फ्री फॉल की एक्सेलरेशन होती है वो आपके साथ होती है, उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो आपके साथ होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और उसकी जो डायरेक्शन होती है उस फ्री फॉल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होगी डाउनवर्ड। ठीक है, हमेशा वो डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। और ये जो एक्सेलरेशन होगी फ्री फॉल की, ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा याद रखें कि फ्री फॉल की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। और मतलब चाहे बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, चाहे बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, और चाहे बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर रेस्ट में है, फ्री फॉल की एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट भी रहेगी, हमेशा डाउनवर्ड भी रहेगी, और उसकी वैल्यू हमेशा 9.8 ही रहेगी। ठीक है, अच्छा, और ये जो 9.8 है ये फिर हम सिंप्लिसिटी के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स में चूँकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता तो हम इस वैल्यू को 10 कंसिडर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल। अच्छा, फ्री फॉल के वर्ड में जब कुछ ना कहा हो तो हम फ्री फॉल का वर्ड जो है ये डाउनवर्ड मोशन के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब इसमें हमें पता चल गया कि बॉडी किस तरह आ रही है, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो और वेट की डायरेक्शन भी क्या है, मतलब आप देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, और जो इस बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है वेट mg, उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। याद रखिए, जब फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल हो तो इस वक्त जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो एक्सेलरेशन आपके साथ पॉजिटिव होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके साथ चार्ली है। What is the relationship between mass and acceleration? मास और एक्सेलरेशन में स्टूडेंट्स कौन सा रिलेशन है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, हमें न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो रोल ऑफ मास के बारे में बताता है। और देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ को आप देखें, F इज़ इक्वल टू ma, और यहाँ से आप देखें A इज़ इक्वल टू F/m आ जाता है। और अगर हम F को कांस्टेंट कंसिडर कर लें तो फिर आपके साथ A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m आ जाता है। तो मतलब मास और एक्सेलरेशन में कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन ये रिलेशन तभी एप्लीकेबल है जब आपके साथ ये कंडीशन मौजूद हो कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। और याद रखें, इन्वर्स रिलेशन का जो ग्राफ होता है, अगर एक्सेलरेशन को मास के साथ ग्राफ किया जाए
तो इसका ग्राफ आपके साथ इस तरह का जो है एक्सपोनेंशियल डिकेइंग ग्राफ होगा, और इसको हम इन्वर्स एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है वो कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ 2 kg बॉडी एट 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके साथ फोर्स का फॉर्मूला है ma, तो फोर्स आपके साथ 2 हो गया और एक्सेलरेशन 4 है, तो आपके साथ करेक्ट आंसर जो है वो 8 आ जाएगा। 8 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर होगा। The position of a particle moving along x-axis at a certain time is given as which of the following describes the motion correctly? Students, आप इस टेबल को देखें और इस टेबल में आप ज़रा टाइम इंटरवल्स पे गौर करें। आप देखें टाइम इंटरवल्स जो हैं वो सेम हैं, मतलब 0 से लेकर 1 तक 1 सेकेंड, फिर 1 से लेकर 2 तक 1 सेकेंड, फिर 2 से लेकर 3 तक आपके साथ 1 सेकेंड। मतलब ये है कि टाइम इंटरवल्स आपके साथ सेम हैं, लेकिन आप डिस्टेंसेस को ज़रा देखें, वो आपके साथ सेम नहीं हैं। मतलब -2 से लेकर 0 तक इंटरवल जो है डिस्टेंस का वो 2 मीटर्स का है। फिर 0 से लेकर 6 तक जो इंटरवल है वो 6 मीटर्स का है, और आपके साथ फिर 6 से लेकर 16 तक जो इंटरवल है वो फिर 10 मीटर्स का है। तो स्टूडेंट्स, ये तो अगर आप डिफिनीशन पे देखें तो ये तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम हुआ। अब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम को हम वेरिएबल स्पीड कहते हैं, और ऐसे मोशन पे एक्सेलरेशन का होना जो है वो लाजमी है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो चार्ली होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेरिएबल मोशन है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे एक्सेलरेशन का होना मस्ट होता है। A body of mass 8 kg is dropped from a height of 78.4 meters. The time taken by the body to hit the ground is. Students, सबसे पहले तो इस तरह कर लें कि ये जो 78 मीटर्स है इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए 80 मीटर्स कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है कुछ बातें वो याद रखें फ्री फॉल के हवाले से। जब एक बॉडी फ्री फॉल करती है तो वो बॉडी अपने पहले सेकंड में 5 मीटर्स का फासला कवर करती है। इसी तरह वो अपने दूसरे सेकंड में 15 मीटर्स का फासला कवर करती है, और अपने तीसरे सेकंड में वो 25 मीटर्स का फासला कवर करती है, और इसी तरह अपने चौथे सेकंड में वो 35 मीटर्स का फासला कवर करती है। और इसी तरह आप इसको जो है आगे प्रोसीड करते जाएं। पहले सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, इसी तरह ये फासले बढ़ते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमने करना क्या है कि हमने इन डिस्टेंसेस को ऐड करके देखना है कि 80 आंसर कब आता है। तो स्टूडेंट्स, 5 + 15 से 20 आया, 20 + 25 से आपके साथ 45 आया, 45 + 35 से 80 आता है। मतलब ये है कि ये जो पहले 4 डिस्टेंसेस हैं, अगर हम इन्हें प्लस कर दें तो इससे 80 आंसर आता है। और पहले 4 डिस्टेंसेस में कितना टाइम लिया गया है? 1 सेकेंड यहाँ लिया गया है, 1 सेकेंड यहाँ लिया गया है, 1 सेकेंड यहाँ लिया गया है, और 1 सेकेंड यहाँ लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली। 4 सेकेंड्स का टाइम लिया गया है। इसको अगर आप चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन को इक्वेशंस के ज़रिए भी कर सकते थे। आप इसमें अगर चाहते हैं तो आप इस पे यूज़ करें न्यूटन सेकंड इक्वेशन, आप इस पे यूज़ कर सकते हैं
इनिशियल वेलोसिटी आपके साथ सेकंड इक्वेशन को अगर हम लिख लें और इनिशियल वेलोसिटी आपके साथ 0 है तो सेकंड इक्वेशन आपके साथ आ जाएगा s इज़ इक्वल टू हाफ AT² या हाफ GT² कर लें और यहाँ से जो t की वैल्यू होगी वो आपके साथ आ जाएगी 2s/g√। तो यहाँ से भी इस फार्मूला के हेल्प से भी आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इन क्वेश्चंस में कोशिश किया करें, ये जो रेस्ट एंड मोशन के क्वेश्चंस हैं, कि इसमें अपने लॉजिक को स्ट्रॉन्ग रखें और जो टॉपिक्स हैं उसकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन को समझें ताकि आप जो है उसकी आसानी से उसको फ़िज़िकली इंटरप्रेट कर सकें और विदाउट यूजिंग फार्मूला आप अपने जहन में ही जो है उस क्वेश्चन को डील कर सकें, उसको ब्रेक डाउन कर सकें और आप फार्मूलाज़ के बग़ैर जो है वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करें, क्योंकि फार्मूलाज़ जो होते हैं ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और ये आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी अगर आप जो है विदाउट फार्मूला उस क्वेश्चन को फ़िज़िकली इंटरप्रेट करके उसको जो है वो मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इससे आपके जो है आपका टाइम भी बचेगा और आपके कंसेप्ट्स भी रीइंफोर्स होंगे साथ में। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ स्टोन इज़ वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 15.9 मीटर्स हाई क्लिफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड। स्टूडेंट्स, ये जो आपके साथ हाइट है इसको तो हम सिंप्लिसिटी के लिए 60 मीटर्स ले लेते हैं और ये जो वेलोसिटी है इसको सिंप्लिसिटी के लिए 20 मीटर्स पर सेकंड ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि आपके साथ जो है वो एक बॉडी है और वो ऑलरेडी किस हाइट पे पड़ी है, वो 60 मीटर्स के हाइट पे पड़ी है, 60 मीटर्स के हाइट पे, और एक दूसरी बॉडी है उसको अपवर्ड थ्रो किया गया है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर्स। अच्छा, ये वही बॉडी है, सॉरी, एक बॉडी है 60 मीटर्स की हाइट पे है और उसको थ्रो किया गया अपवर्ड विथ 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब वो आपसे कह रहे हैं कि वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट उसका क्या होगा। तो स्टूडेंट्स देखें, वो तो पहले बॉडी ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद फिर वो बॉडी क्या करेगी, वो नीचे आएगी। तो हमने इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना है। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो फार्मूलाज़ के हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम मेंटली और लॉजिकली ब्रेक डाउन करें। तो देखते हैं ये मेंटली और लॉजिकली किस तरह ये आसान हो जाता है और हम कैलकुलेशन से बच सकते हैं। स्टूडेंट्स देखें, एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 है, ठीक है, और वो अपवर्ड मोशन कर रहा है। अच्छा, जब वो अपवर्ड मोशन कर रहा है तो उस पर जो एक्सेलरेशन होगी वो आपके साथ किसकी इक्वल होगी, वो -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की इक्वल होगी। अब -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की जो फिज़िकल इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, वो ये है कि आपके साथ बॉडी की वेलोसिटी 1 सेकेंड में जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो आपके साथ कन्वर्ट हो जाएगी मतलब वो 10 से डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब अगर एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 50 है और उस पर -10 की एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 40 हो जाएगी, दूसरे सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 30 हो जाएगी, तीसरे सेकंड के बाद 20 और फिर 10 और फिर 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ज़रा देखें, अगर एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 20 है तो 1 सेकंड के बाद वो 10 हो जाएगी और 2 सेकंड्स के बाद वो 0 हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि इस बॉडी को अपवर्ड जाने के लिए, अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने के लिए
सिर्फ 2 सेकंड्स लगेंगे और ये 2 सेकंड्स में अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। और स्टूडेंट्स इस प्रीवियस क्वेश्चन में आप ज़रा देखें, आप ज़रा इस डायग्राम को देखें और ज़रा देख के बताएं कि 2 सेकंड्स में कितना मोशन कवर होता है। 2 सेकंड्स में 15 + 5 मतलब 20 मीटर्स अपवर्ड मोशन कवर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स जब ये बॉडी यहाँ पहुँच गया तो आपके साथ तो फिर फासला तो 60 ऑलरेडी था और 20 मीटर्स और हो गया, तो मतलब टोटल फासला 80 मीटर्स हो गया। और इस प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा कि 80 मीटर्स जो है वो टोटल कितने टाइम में होता है। 80 मीटर्स आपके साथ टोटल 4 सेकंड्स में होता है। तो स्टूडेंट्स 2 सेकंड्स पहले और 4 सेकंड्स बाद में, मतलब 2 सेकंड्स अपवर्ड मोशन और 4 सेकंड्स डाउनवर्ड मोशन। इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन आपके साथ क्या है, वो आपके साथ चार्ली है। तो इस तरह आप देखें, अगर आप क्वेश्चन को इस तरह लॉजिकली ब्रेक डाउन कर सकते हैं तो आपके लिए फिर इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना बहुत आसान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें कि 2 balls are dropped from a height h and 16h respectively from the surface of earth. The ratio of time of these balls to reach the ground is। स्टूडेंट्स अभी हमने सेकंड इक्वेशन के हेल्प से टाइम का एक फार्मूला लिखा था और वो टाइम का फार्मूला हमने लिखा था टाइम इज़ इक्वल टू 2h/g√, ठीक है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द रूट ऑफ हाइट, और इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा T1/T2 इज़ इक्वल टू h1/h2। तो h1 की जगह हमें जो वैल्यू गिवन है वो h है और h2 की जगह जो हमें वैल्यू गिवन है वो 16h है। तो h कैंसिल हो जाएगा और 1/16 पे जब अंडर रूट आएगा तो ये आपके साथ 1/4 हो जाएगा। 1/4 आपके साथ करेक्ट ऑप्शन डेल्टा में मौजूद है। If a water falls from a dam on a turbine with a wheel 78.4 meters below, what will be the velocity of the turbine? Students देखिए इस क्वेश्चन को भी हम जो है वो लॉजिकली ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले बात तो ये है कि इस डिस्टेंस को आप 80 मीटर्स ले लें और देखिए उस प्रीवियस क्वेश्चन में 80 मीटर्स के लिए बॉडी को कितना टाइम लेना पड़ता है, 4 सेकंड्स। अब मतलब उस वाटर को ग्राउंड तक आने के लिए 4 सेकंड्स का टाइम लगा था। और स्टूडेंट्स अब ज़रा सोचें, अब ये डाउनवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, मतलब वो -10 नहीं होती। डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन आपके साथ +10 होगी। अब +10 का क्या मतलब है? +10 का ये मतलब है कि अब 1 सेकंड में जो स्पीड होगी वो 10 से इंक्रीज़ होगी। तो स्टूडेंट्स मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियल स्पीड बॉडी की 0 है तो 1 सेकंड के बाद बॉडी की स्पीड 10 हो जाएगी, दूसरे सेकंड के बाद बॉडी की स्पीड 20 हो जाएगी, तीसरे सेकंड के बाद 30, और जब 4 सेकंड्स गुजरेंगे तो बॉडी की स्पीड 40 होगी। अब हमने 40 ऑप्शन को देखना है या 40 के करीब ऑप्शन को देखना है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके साथ स्टूडेंट्स चार्ली बनता है, जो कि आपके साथ है 39.2 मीटर्स पर सेकेंड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, bodies which fall freely under the action of gravity is an example of। स्टूडेंट्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जिसको फ्री फॉल भी कहते हैं, तो याद रखिए फ्री फॉल एक ऐसा मोशन है जो मोशन की देखें 2 टाइप्स हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन की 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन और एक को कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है जिसमें फ़ोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और एक्सेलरेटेड मोशन वो मोशन होता है जिसमें फ़ोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ पे एक्सेलरेशन भी मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो फ्री फॉल है ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। लेकिन फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होती है जिसको हम सिंपली जो है 10 ले लेते हैं, फ्री फॉल में ये एक्सेलरेशन क्या होती है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है। तो इसका मतलब ये है कि फ्री फॉल इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट ऑप्शन आपके साथ इसमें अल्फ़ा हुआ। जबकि अगर ये मोशन जो है मोशन इन फ्लूइड होता, मतलब एक बॉडी एयर में आ रही होती या किसी दूसरे मीडियम में, तो फिर उस पर सिर्फ वेट का फोर्स नहीं होता, फिर उस पर ड्रैग फोर्स भी होता। तो वो जो आपके साथ मोशन है वो फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का नहीं है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि नेट फोर्स भी डिक्रीज़ करती है और एक्सेलरेशन भी आपके साथ डिक्रीज़ कर रही होती है। स्टूडेंट्स, ये रेस्ट एंड मोशन का हमने आज के लेक्चर में पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। रेस्ट एंड मोशन के और पार्ट्स भी फर्दर आएंगे, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको ये सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो सके। और इंशाल्लाह जो है हम दुआगो रहेंगे और आपके कामयाब होने के लिए और एमडी कैट में आपके जो है अच्छे मार्क्स के लिए हम हमेशा आपके लिए दुआ करेंगे। और कोई भी आपको जो है रेस्ट एंड मोशन में प्रॉब्लम्स हों एमसीक्यूज़ में या कंसेप्ट्स में, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और साथ में जो है ये जो डॉक्यूमेंट जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप ये अपने साथ जो है प्रिंट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर इन लेक्चर्स के साथ, इन डिस्कशन लेक्चर्स के साथ आप अपने आंसर्स को जो है फिर गो थ्रू कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।